हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 के कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर और शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। प्यारे बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स जो हमने चैप्टर 2 से लिए हैं। क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आएगा, मैं यहाँ पर उसका सॉल्यूशन करूँगा। बाकी अगर क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करूँगा। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि n समान आवेशित छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद तथा छोटी बूंद के लिए निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला है धारिता, फिर दूसरा विभव, तीसरा आवेश और चौथा स्थितिज वैद्युत ऊर्जा। इसके बीच हमें क्या निकालना है? अनुपात निकालना है, बड़ी बूंद के लिए और छोटी बूंद के लिए। तो मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करता हूँ, आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो जो दे रहा है पहले उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि n समान आवेशित छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वो किसके बराबर होगा? n छोटी बूंदों के आवेश के बराबर होगा, क्योंकि n छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश जो होगा वो बराबर होगा n छोटी बूंद पर आवेशों के। n छोटी बूंदों पर आवेश। बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वो किसके बराबर होगा? n छोटी बूंदों पर आवेश के बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं कि बड़ी बूंद पर आवेश क्या है? Q है। बड़ा वाला Q मान लेते हैं। बड़ी बूंद पर आवेश बड़ा वाला Q बराबर में n छोटी बूंदों पर आवेश। तो n छोटी बूंदों पर आवेश हम क्या मान लेते हैं? स्मॉल Q। ठीक है ना बच्चों, इतना समझ में आया। अब जो है हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। ठीक है, आयतन निकालना है और उसके बाद जो है धारिता निकालनी है। तो हमें त्रिज्या चाहिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं बड़ी बूंद, आयतन निकालते हैं दोनों बूंदों का। त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल r और कैपिटल R होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बड़ी बूंद का आयतन। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि बड़ी बूंद का आयतन जो होगा बड़ी बूंद का आयतन जो होगा वो बराबर होगा n छोटी बूंदों का आयतन के। n छोटी बूंदों के आयतन के। दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि n छोटी बूंदें मिलकर क्या बना रही हैं? एक बड़ी बूंद बना रही हैं। तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो बड़ी बूंद का आयतन, क्योंकि बूंद कैसे है? गोलीय है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर बड़ी बूंद है तो बड़ा वाला r ले लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए n इंटू छोटी बूंदों का आयतन। ठीक है, तो छोटी बूंद के आयतन होगा 4/3 पाई छोटा वाला r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 4/3 से 4/3 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा? r क्यूब बराबर मिलेगा nr क्यूब, या हम क्यूब को इधर भेज दें तो r बराबर
इधर लग जाएगा अंडर रूट में यहाँ पर 3 अंदर हो जाएगा NR क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर जो अंडर रूट लगता है घात 3 वाला, तो हम इसको 1/3 घात लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे R बराबर NR क्यूब की पावर में 1/3। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब इसके बाद देखिए यहाँ से R का मान निकालेंगे, तो R बराबर आएगा इसकी घात 1/3, n की घात 1/3 इंटू में R की घात 3 गुणे 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर हमें यहाँ मिलेगा R बराबर n की पावर 1/3 इंटू R। ठीक है, ये हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है ना, किसकी, बड़ी बूंद की त्रिज्या मिल जाएगी। अब जो है इसके आगे हम जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम करना सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है धारिता का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो बड़ी बूंद का छोटी बूंद से धारिता का अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ पर पहला सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग, पहला कह रहा है धारिता का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला तो हम मान लेते हैं कि बड़ी बूंद की धारिता जो है वो C' मान लेते हैं और छोटी बूंद की धारिता C मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा C'/C। धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब C बराबर धारिता का फार्मूला होता है 4πε0 इंटू R। तो बड़ी बूंद के लिए 4πε0 इंटू R हो जाएगा और छोटी बूंद के लिए 4πε0 इंटू r हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ से ε0 ये सब कट जाएगा, 4πε0 बचेगा आपका क्या, कैपिटल R/r। अब यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू हम रख देते हैं। कैपिटल R की वैल्यू ये वाली है, तो n की पावर में 1/3 इंटू में R और बटे में क्या रहेगा, R रहेगा। यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो धारिता का अनुपात मिलेगा C'/C वो कितना मिलेगा, कैपिटल R/r बराबर क्या मिलेगा हमें, n की पावर में 1/3। ठीक है ना बच्चों, यही हो जाएगा धारिता का अनुपात। यहाँ कैपिटल R/r बराबर हमें क्या मिलेगा, n की पावर 1/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, पहले पार्ट का आंसर। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है विभव का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बड़ी बूंद का विभव हम मान लेते हैं V' और छोटी बूंद का विभव हम मान लेते हैं V मान लेते हैं। यानी दोनों का अनुपात जब निकालेंगे तो विभव V'/V। अब विभव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V बराबर होता है Q/C। तो बड़ी बूंद के लिए जब लिखेंगे तो बड़ा वाला Q और बड़ी बूंद की धारिता बटे C'। ठीक है, और पूरे का बटे लगाएंगे। V छोटा वाला है तो छोटी बूंद का आवेश बटे छोटी बूंद की धारिता। ठीक है ना। अब जो है Q का मान हमने यहाँ बताया था आपको, बड़ी बूंद का आवेश तो Q ही रहेगा और छोटी बूंद का आवेश क्या हो जाएगा, स्मॉल q। तो इसको हम, ये Q/C' है, ये Q/C है, तो C का गुणा ऊपर Q के पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q इंटू C बटे Q इंटू C'। ठीक है ना, यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा। अब जो है इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। C/C' को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए C'/C हमने निकाला है कितना, n की पावर 1/3। तो इसी को अगर पलट दें C/C' तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। इसके नीचे क्या है, एक है, एक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं Q का मान क्या है, ऊपर हमने बताया था कैपिटल Q बराबर क्या होगा, स्मॉल n Q। ठीक है,
बड़ी बूंद पर आवेश जो है n छोटी बूंदों के आवेश के बराबर है। तो q का मान हमने क्या रखा है, एन क्यू इंटू यहाँ पे c/c' की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/n की पावर 1/3। तो यहाँ पे रखते हैं 1/n की पावर 1/3 और q ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ पर q से q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ v/v' क्या मिलेगा हमें, देखिए आप लोग v' बराबर में हमें यहाँ पे क्या मिला, n इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा n की पावर -1/3, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर इसकी पावर कितना है, 1, गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती है। तो 1 और प्लस -1/3 जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 1 - 1/3 यानी 3 के 3, 3 में से 1 गया 2/3, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर v' जो आएगा वो कितना आएगा, n की पावर में 2/3, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं इसका तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। तीसरा हमें आवेशों का अनुपात निकालना है। तो बड़ी बूंद का आवेश हमने क्या माना था, कैपिटल Q, और छोटी बूंद का आवेश हमने क्या माना था, स्मॉल q। इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो Q किसके बराबर था, n छोटी बूंदों के आवेश के बटे स्मॉल q। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, n आएगा, ठीक है ना बच्चों। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चौथा पार्ट जो है स्थित वैद्युत ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो चौथा हम यहाँ पर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बस ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। तो अब स्थितिज वैद्युत ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है। तो बड़ी बूंद के लिए हम U' मान लेते हैं और छोटी बूंद के लिए हम U मान लेते हैं। अब U बराबर हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ½ CV², ½ QB या ½ Q²/c। तो यहाँ पर कोई भी एक फार्मूला लगा दीजिए। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं ½ QB, ठीक है। तो बड़ी बूंद के लिए है तो बड़ी बूंद का आवेश Q और विभव QV', यहाँ नीचे 1/2 QV, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम रख लेते हैं Q/Q इंटू V'/V। तो Q/Q की वैल्यू तो ये हमने निकाला, कितना आई है, n। तो यहाँ पर लिखेंगे U'/U बराबर में इसकी वैल्यू n और V'/V की वैल्यू अभी हमने निकाला था, कितना था, n की पावर में 2/3। जब इसकी पावर 1 है, अब देखिए गुणा में घाते जुड़ जाएंगी तो ये आपका मिलेगा हमें n की पावर में 3 के 3 2 5, 5/3 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। 4 पार्ट था, चारों पार्ट में हमने बड़ी बूंद का छोटी बूंद से अनुपात निकाल लिया, ठीक है। ये समझ में आया बच्चों आप लोगों को? चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरेड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है ये, यहाँ पर हम लिखते हैं इसको। इसमें कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता आपको वायु में दी गई है। तो हम मान लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, माना समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच दूरी d है, वह क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल a है, इतना हम मान लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी वायु है, जब उसकी प्लेटों के बीच वायु है तो उसकी धारिता कितना है, 8 पिकोफैरेड। तो C बराबर होता है
सी बराबर फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। लेकिन कह रहा है जब इसके बीच वायु है तो इसकी धारिता कितना है 8 पिकोफैरड, यानी यहाँ पर हम सी की जगह क्या रख दें 8 पिकोफैरड, 8 पिकोफैरड बराबर में ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसके बाद जो है हम इसको लिख सकते हैं कि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बराबर में 8 पिकोफैरड है। 8 पिकोफैरड को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की घात माइनस 12 फैरड, ठीक है। 1 पिकोफैरड बराबर होता है 10 की घात माइनस 12 फैरड। अब इसके आगे कह रहा है कि क्वेश्चन में कि यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो अब क्या किया जा रहा है, अब दूरी को आधा करने पर, दूरी को आधा किया जा रहा है, दूरी को आधा करने पर, आधा करने पर दूरी को आधा कर दिया जा रहा है और साथ ही इसके क्या किया जा रहा है, उसकी पट्टिकाओं में के बराबर 6 परावैद्युतांक का, यानी अब दूरी को अगर आधा कर दिया जाएगा तो नई दूरी जो है डी डैश जो होगी वो कितना हो जाएगी d/2 हो जाएगी और उसके बीच में के परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जा रहा है जिसका मान कितना है 6 है, ठीक है। तब धारिता क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे तब धारिता, तब धारिता। अब हम जानते हैं कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की पट्टियों के बीच परावैद्युत पदार्थ होता है तब धारिता का फार्मूला सी के बराबर होता है के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ पर डी ने डी डैश कर देंगे। अब यहाँ पर मान रख देंगे हम सबका, तो सी के बराबर यहाँ पर के का मान कितना है 6 और ए एप्सिलॉन नॉट को हम अलग करते हैं इंटू ए एप्सिलॉन नॉट और बटे डी डैश की जगह हम क्या रखेंगे d/2, ठीक है। अब 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो सी के बराबर हमें क्या मिलेगा, सी के बराबर 6 दूनी 12 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट पूरे का बटे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें, जो भी निकाले थे इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है बच्चों। अब ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का जो मान है वो कितना है 8 गुणे 10 की घात माइनस 12 फैरड है। तो यहाँ पर हम रख देंगे यहाँ पर, तो सी के बराबर हमें मिलेगा 12 गुणे 8 गुणे 10 की घात माइनस 12 फैरड। ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी है, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर। तो सी के बराबर हमें मिलेगा 12 × 8 = 96 गुणे 10 की घात माइनस 12 फैरड, या इसको हम लिख सकते हैं सी के बराबर 96 पिको फैरड, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन की एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है तब संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरड हो जाती है। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जहाँ प्लेटों का तथा परावैद्युत प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d और क्षेत्रफल क्या है a है। हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, आप लोग देखिए, माना समांतर प्लेट संधारित्र के बीच दूरी d स्मॉल d व क्षेत्रफल a है। क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, a है। अब इसमें पहले कंडीशन में कह रहा है कि जब उसके बीच वायु है तो उसकी धारिता कितना है 2 माइक्रोफैरड।
तो वायु में धारिता हम लोग मानते थे C0 बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, या हम कहें C0 की वैल्यू कितना दिया गया है आपको, 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2, इसका पूरा मान कितना है, 2 माइक्रोफैरड है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की के परावैद्युतांक वाली पट्टी भर दी जाती है। तो यहाँ पर टी का जो मान है, परावैद्युत पट्टी की मोटाई जो है वो कितना है, यहाँ पर लिखेंगे। अब आपको दिया गया है कि प्लेट है समांतर प्लेट संधारित, उसके बीच में टी मोटाई की एक पट्टी भर दी जाती है, और टी की मोटाई कितना है, प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई है। तो मोटाई को हम टी से दिखाते हैं। तो प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4, प्लेटों के बीच की दूरी हमने डी माना है, और इसका 3/4 3/4 इतना रख दिया जाता है। तब उसकी धारिता क्या होगी, के परावैद्युतांक का पदार्थ रखा जाता है तो उसकी धारिता क्या होगी। तो हम जानते हैं, तो परावैद्युत में धारिता, ठीक है, परावैद्युत में धारिता। तो सी के बराबर क्या होता है फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला रखेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था कि जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से यानी टी मोटाई की एक परावैद्युत पट्टी रखी हो तब उसकी धारिता क्या होती है। ठीक है, तब धारिता का फार्मूला ये है। यहाँ पर अब हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे। यहाँ पर मान रख दें, आप इसको मान लें समीकरण नंबर 2। इसका मान दिया गया है आपको, इस समय मान जो है कितना हो जाता है, 4 माइक्रोफैरड हो जाता है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब चूंकि हमें के का मान निकालना है, इसलिए हम समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 को हम डिवाइड कर देते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। अब समीकरण 1 क्या है, C0 है, और समीकरण 2 क्या है, CK है। C0 का मान क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और CK का मान हम यहाँ रखेंगे क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। ठीक है, अब इसका गुणा ऊपर होगा और इसका गुणा इसके पास होगा, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो है इसका गुणा ऊपर कर देते हैं, तो C0 बटे CK जो मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, डी माइनस टी और प्लस टी बाई के, और पूरे का बटे क्या मिलेगा, डी। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो C0 बटे CK बराबर में डी माइनस टी, टी का मान जो है अभी हमने निकाला था कितना, 3D/4। टी का जो मान है वो क्या है, 3D/4 है। यहाँ पर देखिए टी बराबर हमने क्या लिया है, डी इंटू 3/4 यानी 3D/4। तो यहाँ पर आगे लिखते हैं 3D/4 और प्लस 3D/4, टी यहाँ भी है तो टी का मान रखते हैं 3D/4 और इंटू के। ठीक है, अब जो है बटे में, पूरे के बटे में स्मॉल डी। ठीक है बच्चों, अब जो है इसका इधर गुणा करके हम सॉल्व कर लेते हैं, तो C0 बटे CK जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 का मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इसमें, 4D में से 3D जाएगा तो क्या बचेगा, D बचेगा, D/4 हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस 3D/4 और इंटू में 1/K और बटे में क्या है, स्मॉल डी। ठीक है, एक लाइन इसको और सॉल्व करते हैं। C0 की वैल्यू भी हमने ऊपर रखा था कितना, 2 माइक्रोफैरड, और CK की वैल्यू कितना है, 4 माइक्रोफैरड।
ठीक है। यहाँ माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड कट जाएगा और 2 1 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, डी हम ऊपर से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा अंदर में, यहाँ पर 1/4 बचेगा और प्लस यहाँ पे बचेगा 3/4 इंटू में 1/k, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब डी से डी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके आगे हम अगले पेज पर करते हैं, आप लोग देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर मिलेगा आपको 1/2 बराबर में यहाँ पर क्या था 1/4 प्लस 3/4 इंटू में 1/k। तो यहाँ तो ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये इधर आएगा, या इसको गुना करके इसको इधर रोक लेते हैं, इसको इधर भेजते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4k, और जब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3/4k बराबर में एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 2 बचेगा -1, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा 3/4k बराबर में 2 में से 1 गया 1/4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो k बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो परावैद्युतांक का मान निकालना था कि उसका मान बताइए, तो k का मान क्या होगा, 3 होगा, ठीक है ना। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आप लोगों को। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके आगे की क्लास में हम लोग कुछ और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, मैं सारे न्यूमेरिकल्स एक एक करके करवाऊंगा। कोई न्यूमेरिकल्स हमसे छूट जाता है तो आप लोग उस न्यूमेरिकल का फ़ोटो खींचकर आप हमारे नीचे, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल पर उसको भेज दीजिएगा। फिर हम देखेंगे उसको, तो आपको वो वाला क्वेश्चन और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको लेकर मैं एक वीडियो बना दूंगा, तब उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।